Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रूसा का टॉपिक, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ यूजीसी नेट के एग्जाम के साथ साथ अगर आप पीएचडी के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें भी अक्सर पूछा जाने लगा है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन जाता है। तो रूसा क्या है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसके साथ साथ NIRF रैंकिंग, ये दोनों चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आप स्क्रीन पे लोगो देख रहे हैं नेशनल हायर एजुकेशन मिशन का, वही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको हिंदी में बोला जाता है नेशनल हायर एजुकेशन मिशन को, बट ये पॉपुलर रूसा के नाम से है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर का मतलब क्या हो गया? उच्चतर का मतलब ऑलरेडी हो गया कि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन से। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले दो स्कीम्स आई थी, आपने नाम भी सुना होगा, SSA जिसको बोला जाता है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम थी। एलिमेंट्री एजुकेशन, छोटे बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उससे रिलेटेड स्कीम आई थी SSA की। और दूसरी स्कीम आई थी रमसा, जैसे रूसा है वैसे ही रमसा के नाम से आई थी। अगर बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ मैं, उसका नाम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। और तीसरी स्कीम जो इसके अंदर थी वो थी TE, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये तीन स्कीम्स मिलके समग्र शिक्षा अभियान जो प्रपोज हुआ था 2018 में, उसमें बात हुई थी। और ऐसे ही हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में सेंट्रल गवर्नमेंट की MHRD की जो एक पॉपुलर स्कीम है, उसको फंड करने के लिए किनको? हायर एजुकेशंस को, हमारी जो कोर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फंड करने के लिए, उनको उनका जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए स्कीम को प्रपोज किया गया और ये फंक्शनल है अभी। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो देखिए, पहली चीज, इट्स अ होलिस्टिक स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इन 2013। सो इट केम इन ईयर 2013, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसका फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया था। तीसरा, इसके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हम जो सबसे अच्छी चीज़ें हम जो सीखते हैं वो कहाँ सीखते हो? आप अपने क्लासरूम में सीखते हो। तो क्लासरूम इज़ द प्लेस वेयर यू लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश की, तो उसमें उनमें उनको डेवलप करने के लिए, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप करने के लिए, उन्हें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि वहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ के जो लेबोरेटरीज़ हैं, उन सारी ही चीज़ों को एडवांस करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट करने के लिए जो फंडिंग दी जाएगी, जो पैसा दिया जाएगा, वो इस स्कीम के अंतर्गत आता है। और हर साल इसका प्रेस रिलीज होता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़े अमाउंट में सरकार ने रूसा के अंतर्गत बहुत सारे जो पैसे हैं या जो अमाउंट है उनको जनरेट करता है वो, ताकि इन्हीं सब कामों के चलते हायर एजुकेशन का जो स्टेटस है वो बढ़े। तो पहली बात तो ये है कि ये हायर एजुकेशन के लिए एक स्कीम है, उसको फंड करने के लिए। दूसरी चीज़ देखो, वही नेशनल हायर एजुकेशन मिशन का पार्ट है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, और इसकी इंग्लिश में हम इसको जो बोलेंगे वो इसका नाम है। तीसरी चीज़, it provides strategic funding to the higher education institutions to increase GER ratio by 30%.
30% तक GER रेशो को बढ़ाना इसका एम है। ये तो एक बात है जो आप कई बार मुझसे सुनते आए हैं कि GER रेशो बढ़ाने की आवश्यकता है हायर एजुकेशन को या एजुकेशन के सेक्टर में, लेकिन जो वर्ड कैचिंग है यहाँ पे जिस पे क्वेश्चन बन सकता है वो है स्ट्रैटेजिक फंडिंग। देखो ये कोई सीधी फंडिंग नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने आपसे बोला कि मुझे इस तरह की फंडिंग की ज़रूरत है और आपको ये फंडिंग सीधे दे दी जाए। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक फंडिंग। Why it is a strategic funding? Because when an institution or a university claims for this fund, he has to present a document or a detailed study so as to how are we going to improve in under 5-10 years. आपका जो ब्लूप्रिंट प्लान होता है वो क्या है, आपकी जो स्ट्रैटेजिक फंडिंग का मतलब क्या, स्ट्रैटेजी क्या होती है जब आप SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो जब कोई यूनिवर्सिटी अपना डिटेल्ड प्लान, आपका प्रोग्रेस का प्लान क्या है जिसके लिए आप ये फंडिंग की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसको और अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो, वो प्लान बताइए। देन दैट स्ट्रैटेजिक प्लान जो होता है, जो उसने प्रपोज किया होता है, दैट हैज बीन असेस्ड, दैट इज असेस्ड बाय दी अथॉरिटीज। वो अथॉरिटीज उसको असेस करती हैं एंड if they find that institution competent enough और प्रॉमिसिंग, तब ये जो फंडिंग है ये उसको अलॉट की जाती है। तो सीधी और इम्पॉर्टेंट बात जो इस फंडिंग को लेकर है कि ये एक स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को जो कि ये प्रपोज करते हैं प्रॉमिसिंग वे में, कन्विंसिंग वे में कि ये उनका प्लान ऑफ एक्शन है जिसके आधार पे ये GER जो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है बच्चों का वो बढ़ेगा, क्योंकि हम ये इन लेवल्स पे जो है इम्प्रूवमेंट करने की बात हम प्रपोज करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजिक फंडिंग है, ये इसका मतलब है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, अगला क्वेश्चन जो है CSS, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज दूसरा नाम जो एक और पॉपुलर होता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं। पहले तो बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब सीधा ये है कि इसको जो फंडिंग इससे मिलती है वो इम्प्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट उसका मेजर पार्ट जो होता है, जो फंडिंग का मेजर पार्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं CSC, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं जो 100% यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ही फंडेड और इम्प्लीमेंटेड होती हैं। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए फंडिंग है और इसका जो मेजर पार्ट है फंडिंग का, आप अगली स्लाइड में देखेंगे फंडिंग का रेशो क्या है, जो मेजर पार्ट है स्कीम का वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है। तो ये इतनी बातें एक तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। होलिस्टिक स्कीम है, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है हायर एजुकेशन को बढ़ाने का, फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे टीचर्स अपॉइंटमेंट हो, चाहे कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस, आगे आप देखेंगे। तो यानी पूरी तरीके से इन टोटलिटी हायर एजुकेशन के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, कोर यूनिवर्सिटीज़ के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये फंडिंग स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में, स्ट्रैटेजिक फंडिंग इसको बोला जाता है, वैसे फ्लो करती है। और एम क्या है, 30% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना। फंडिंग का एक और अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि फंडिंग का रेशो कैसे रहता है। जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें 60:40, इट मीन्स 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फंडिंग का रेशो रहता है 60-40 का, किन के लिए, नॉर्मल जो स्टेट्स हैं। अब आती है बात स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 90:10, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कंट्रीब्यूट और 10% स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वो हैं जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट कि कुछ स्टेट हो गई जो टेरेन वाइज बहुत दूर हैं या डिफिकल्ट टेरेन्स जो हमारी होती हैं, किसी पहाड़ी इलाका है या कुछ इस तरह के, तो कुछ 4-5 सिक्किम हो गया, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके अंडर आती हैं। तो उनमें जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स डिजिग्नेटेड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो रेशो रहेगी वो 90:10 की रहेगी, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज, अगर आपसे पूछता है कि यूनियन टेरिटरीज में क्या फंडिंग स्कीम रहती है, फंडिंग रेशो रहता है रूसा का, तो 100% कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देगी, 100% फंडिंग देगी। किनको, अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है जो फंडिंग जिसको देने की बात हो रही है वो एक यूनियन टेरिटरी में है,
ठीक है, तो ये फंडिंग का जो रेशो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, the funding would flow from the central ministry through the state governments or union territories to the SHEC, State Higher Education Councils. SHEC का क्या मतलब है? State, I'll write here, State Higher Education Councils. एक तरह से इंटरमीडियरीज आप समझ सकते हैं इनको, बीच की ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन के पास सीधे फंड नहीं आएगा, इट विल ट्रैवल, ये ट्रैवल करेगा सेंट्रल मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के पास, और वहां से जाएगा HSCs के जो काउंसिल्स हैं उनके पास जाएगा, और फिर उसके बाद वो अलॉट करेंगे जो भी आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन है उसको। तो क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है और बड़े काम के लिए है, तो ये सीधे फ्लो नहीं करता, फंडिंग का फ्लो जो है वो इस सीक्वेंस में रहता है। अब देख लेते हैं इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स, या फिर प्राइमरी आप बोल सकते हैं इसके एम्स क्या हैं, पर्पस क्या है इसका। तो देखो, बहुत सारे पर्पस में से जो कुछ कॉमन पर्पस हैं वो मैंने आपके लिए निकाले हैं, कि एक तो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज, जो ऐसे अच्छे स्वयं चालित कॉलेजेस हैं जो आपको लगता है कि जिनमें पोटेंशियल है, गवर्नमेंट ऐसा फील करती है और उनका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उनको कन्विंस करता है, तो उनको यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करने के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती है रूसा। आपने कई बार देखा होगा कोई हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन होता है और कुछ दिनों बाद आपको सुनने में आता है कि एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको यूनिवर्सिटी कन्वर्जन में जो रिसोर्सेज हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प चाहिए या फंडिंग चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को जो टेक केयर करता है, लुक आफ्टर करता है, उसके लिए रूसा फंडिंग प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट का क्या मतलब होता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, मान लीजिए लेबोरेटरी को उनको इक्विप करना है नए इक्विपमेंट से, या फिर उनको अपनी लाइब्रेरीज जो हैं उनको आपको डिजिटाइज करना है, उसे किसी पोर्टल के साथ कनेक्ट करना है, या फिर आपको और फैसिलिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटी में, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ये ग्रांट जो है वो दी जाती है। उसके बाद क्या है, देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलेजेस, न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस, आपको मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, फार्मेसी के कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेजेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो फंड होगा वो भी रूसा प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली हायर एजुकेशन को बढ़ा रहा है, हायर एजुकेशन में एनरोल करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये रूसा के अंतर्गत आता है। रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस उसके लिए रूसा को लेकर, कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे ज़रूर बात होगी रिसर्च से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ की, और इनोवेशन की, और जो प्रोग्राम्स हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की। तो ये तीनों ही चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी रूसा के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वोकलाइजेशन, मैंने कई बार बात बोली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो कोर्सेज होंगे उनके लिए भी क्या होगा, रूसा आपको फैसिलिटेट करेगा। और इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, जो ये वर्ड है मैंने आपको बताया है, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी इंस्टीट्यूशनल पुनर्गठन के लिए, किसी भी तरह की रीवैम्पिंग के लिए, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए वो क्या होंगी, वो रूसा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा देखो, एक और इम्पॉर्टेंट काम ये करती है, इसमें मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं, फैकल्टी, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, फैकल्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, या फिर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट्स के लिए, इन सब के लिए भी ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। और दूसरा एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, it was faculty improvement program, and one more, let me see, yes, leadership, yeah, leadership development, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, क्योंकि वो आगे जाके लीडरशिप पोजीशंस को अज्यूम करेंगे, तो उनके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी इस ग्रांट के अंदर आता है। फैकल्टी के रिक्रूटमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये 2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट थे, इसमें नहीं लिखे हुए थे। और कैपेसिटी बिल्डिंग एक और, यस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, यू कैन राइट इट डाउन, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम,
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ बेटा? कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का ये मतलब हुआ कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने की, एनरोल करने की, एडमिशन देने की, उसको बढ़ाना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कैपेसिटी को बढ़ाना या फिर नए कॉलेजेस को खोलना। नए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस फंडिंग का। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ये फंडिंग आपके लिए हेल्प करेगी आपको, या फिर आप नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाहते हैं तब भी आपको हेल्प करेगी। तो ये 3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो हैं वो भी इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। यस, और एग्जिस्टिंग कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड करना, ये मैं बात कर चुकी हूँ। हाँ, तो दैट वाज ऑल। ये टोटलिटी में रूसा के सारे कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस 2-3 डाले हैं क्विकली आपके लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इसमें नहीं भी पढ़ी हमने इन्फॉर्मेशन वो हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। Which Abhiyan launched its own portal and mobile app on April 17, 2017? बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, रूसा में जनरली अवेलेबल नहीं होता, इसके कंटेंट में ही है, मैंने आपके लिए डाला है। कौन सा ऐसा अभियान है जिसने अपना पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों चीज़ें अप्रैल 17 को लॉन्च की? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, रूसा एंड ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान। चारों ही, क्योंकि अभी हमने टॉपिक पढ़ा, यू कैन मेक आउट के आंसर रूसा होगा, लेकिन अगर याद नहीं भी रहता और वहां पर ऑप्शन कुछ और आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, घुमा के आ जाता है क्या रूसा का कोई अपना खुद का पोर्टल और मोबाइल ऐप है, तो आपका जवाब होगा हाँ। और वो कब लॉन्च हुआ था? अप्रैल 17 में। सो आंसर बिकम्स रूसा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, रूसा हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू लुक आफ्टर व्हाट? आपको इस तरह से उसके मिशंस या ऑब्जेक्टिव्स या एम्स जो मैंने बताए हैं वो दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किसको लुक आफ्टर करने के लिए इसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो देखो, फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन, करेक्ट। रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन, मैंने इस पूरे लेक्चर में कहीं भी रेगुलेशन का नाम नहीं दिया, बिकॉज रूसा इज नॉट अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट इज नॉट एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज अ फंडिंग बॉडी। इसका मेन पर्पस क्या है? फंडिंग प्रोवाइड करना। और तीसरा क्या है? फंडिंग दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, नॉट एट ऑल ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फंड करने के लिए नहीं है स्पेसिफिकली। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर है फंडिंग ऑफ दी हायर एजुकेशन। Which of the following are the objectives of रूसा? अगेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन है, वही 4-5 इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है रूसा के बारे में वही इंपॉर्टेंट है और वो पता होनी चाहिए अच्छे से। क्वेश्चन होगा तो उसी के अराउंड फ्रेम होगा, बहुत डिटेल्ड इस पॉलिसी में जाएंगे नहीं, लेकिन ये 4-5 जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, ये भी ठीक है। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये भी ठीक है। ऑलमोस्ट ये तीनों बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटीज विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनोमस कॉलेज, डाउनग्रेडिंग या किसी का रजिस्ट्रेशन चेंज करना या किसी को डिसॉल्व करना जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो, इस तरह से आजकल ऑप्शंस आते हैं, स्ट्रेट ऑप्शंस नहीं आते कि ABCD दे दिया जाएगा, आपको मल्टीपल टाइम्स, याद ध्यान से सुनिए, मल्टीपल टाइम्स ऑप्शंस पे जाना पड़ता है देखने के लिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत, और उसके बाद ऑप्शंस के साथ उनको रिलेट करना पड़ता है कि जो हमने सोचा है वो किस ऑप्शन में आंसर है। इसीलिए जब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो अपनी नोटबुक में या किसी जो भी आपको पेपर मिलता है उसमें क्विकली लिख लीजिए कि कौन कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं कि आपने अपने आप क्या सही आंसर मार्क किया, और फिर इसको एनालाइज करना इजी हो जाता है। यहाँ तो एक एक लाइन के सेंटेंस थे, कई बार ऑनलाइन एग्जाम में बहुत लंबे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और उनके ऑप्शंस भी हैं वो भी लंबे लिखे होते हैं, तो बच्चों के लिए स्क्रॉल करना डिफिकल्ट होता है। और फिर याद रखना कि कौन सा सही था, कौन से 3 सही थे, कौन से 5 गलत थे, और फिर उस कॉम्बिनेशन को ऑप्शंस में ढूंढना, इट बिकम्स टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, और सही होते होते भी कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप क्विकली मार्क कर लीजिए जल्दी से, और फिर उसके बाद अपना जो आपने मार्क किया उसको एनालाइज कीजिए कंफ्यूज हुए बिना कि कौन सा आंसर सही है। अब देखो, मैंने ये मार्क कर लिए हैं तीनों राइट और ये रॉन्ग, तो मुझे पता है कि डी ऑप्शन जिसमें नहीं है वो आंसर होगा, और तीनों में क्विकली मैंने देखा कि इन तीनों में डी है और इसमें नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, B एंड C। समझे? चलो, with reference to the RUSA scheme, which of the following statements are or is correct?
रूसा को लेकर फिर से वही, देखो वही बातें घुमा फिरा के बट कंफ्यूज करेगा। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यस वेरी करेक्ट, ये मैंने पहले ही आपको बताया। एंड द स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ओनली, जल्दबाजी में ओनली स्किप मत कीजिएगा। बोला है कि क्या ये सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि ये जनरल कैटेगरी स्टेट्स जो होती हैं उनके लिए भी है। जनरल कैट स्टेट्स के लिए क्या रेशो रहता है, 60:40 का, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या रहता है भाई, 90:1 का, और फाइनली यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या रहता है, 100%। हो गई रिवीजन। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। हमने बोला ये गलत है, तो सेकंड ऑप्शन जिसमें आ रहा है वो गलत होगा, बोथ 1 and 2, तो ये गलत हो गया, नीदर 1 nor 2, ये भी गलत हो गया, 2 ओनली, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या सही होगा, 1, बी जो ऑप्शन है वो इसका आंसर सही होगा। तो ये था रूसा के ऊपर मैक्सिमम जितना इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब क्विकली हम अपना सेकेंड टॉपिक भी आज का देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ये हमारा ऐसा गोल्ड कॉइन मैं बोलूँगी रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो हमारे कंट्री में फॉलो होता है। किस लिए होता है, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उनको रैंक करने के लिए, क्या करने के लिए, रैंक। अब आप किसी इंस्टीट्यूशन को जब आप सर्च करते हो या उसमें एडमिशन लेने के लिए आप इंक्वायर करते हो या गूगल पे आप उसको चेज करते हो, देखते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो ना कि ये एक्रेडिटेड है या नहीं है, यूजीसी ने इसको मान्यता दी है या नहीं, और क्या इसके कौन सी कैटेगरी में ये आता है, इसकी क्या रैंकिंग पुरानी चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद आप उसमें एडमिशन लेने के लिए बारे में सोचते हो या वहाँ से कोई प्रोग्राम ऑप्ट करने के बारे में सोचते हो। तो ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ये ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को रैंक करते हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करके रैंक करोगे। मान लीजिए आप बच्चों को ही रैंक करते हैं क्लास में, तो आप कुछ कैटेगरीज पे उसको रैंक करते हैं कि ये इसके पर सब्जेक्ट मार्क्स हैं, ये इसके करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये इसकी आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये इसकी कंप्यूटर्स में परफॉर्मेंस है। तो आप कई सारे एस्पेक्ट्स को देख के, मेजर करके, उनको क्वान्टिफाई करके, मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम है तो आप उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी के मार्क्स देके, वेटेज देके आप उसको एनालाइज करते हो। सिमिलर जो फंक्शन है वो NIRF का है। NIRF रैंकिंग हर कैटेगरी में, जो मेजर कैटेगरीज हैं हम पढ़ेंगे आज की स्लाइड में, उन मेजर कैटेगरीज में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रैंक करती है। और इस रैंकिंग में टॉप 5 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस कैटेगरी में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी में नंबर 1 कौन सा चल रहा है, या किसने जो नंबर 2 पोजीशन है वो फर्स्ट से अज्यूम की। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके लिए आ जाते हैं तो आपको एक बार इन चीज़ों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा कॉलेज इस साल NIRF रैंकिंग में ऊपर चल रहा है। NIRF 20 की जो रैंकिंग है वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए हम आज 2019 की पढ़ेंगे, और अगर एग्जाम तक ये अपडेट हो जाती है तो फिर मैं आपके साथ नई लिस्ट जो है वो एग्जाम से पहले शेयर करूंगी। फॉर नाउ अभी के लिए हम 2019 की रैंकिंग जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम पढ़ेंगे NIRF के रैंकिंग पैरामीटर्स जो हैं क्या है वो। लोगो आप सामने देख रहे हैं MHRD का, और उसका फुल फॉर्म भी देख रहे हो, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जब 4 ऑप्शन ऑनलाइन में लिखे होते हैं और वो कर दे कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क, तो गलत हो जाएगा। तो जब आप याद करते हैं थोड़ा पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। तो नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो इस तरह से जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिए, मिस मत कीजिए उसको। तो देखो क्या लिखा है, इट्स अ मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय MHRD टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को रैंक करने के लिए नहीं है, याद रखिएगा, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने के लिए। पहली चीज, it is a framework which is approved by MHRD, correct, and it is launched by MHRD minister ने इनको लॉन्च किया था 29 सितंबर 2015 में। तो 14 या 15 ये जो ऑप्शन आता है ये आपके लिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। It uses several parameters for ranking purpose, correct, बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज करता है। यहाँ पे जनरली लिखे हैं रिसोर्स, रिसर्च और स्टेक होल्डर्स परसेप्शन, हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली स्लाइड में। वैसे वो नाम से नहीं पूछेगा, लेकिन मैं कोई भी टॉपिक हाफ कवर नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अपना पढ़ाई का हॉराइजन जो है वो बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सबका पढ़ने का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो सिर्फ उतना पढ़ना जितना सिलेबस में लिखा है टॉपिक वाइज वो
काफ़ी नहीं होता है अच्छी पोजीशन सिक्योर करने के लिए। तो हमेशा जो पढ़ रहे हैं उसका हॉरिजन जो है उसको ब्रॉड करके पढ़िए, यानी कि उसके आसपास की सारी चीज़ें पढ़िए। मैं चाहती तो आपको सीधे रैंकिंग बता सकती थी, लेकिन मैंने वो पैरामीटर्स भी अपनी स्लाइड में इंक्लूड किए हैं ताकि एक बार के लिए आपकी नज़र से वो चीज़ चली जाए तो एग्जाम में वो बेटा ज़रूर क्लिक कर जाती है। तो एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 5 क्लस्टर्स। 5 कैटेगरीज हैं और उनके सब कैटेगरीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और उन सबका एक वेटेज है। मैं आपको लिखवाऊंगी अभी वेटेज। देखते हैं पहला पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या, ये पैरामीटर्स क्या हैं ये आप समझ गए ना। पैरामीटर्स वो हैं कि किन किन कैटेगरीज पे उन इंस्टीट्यूट्स को जज किया जाएगा और फिर उनको रैंकिंग दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर मुझे उसे जज करना है NIRF रैंकिंग के हिसाब से, तो मैं उन्हें किन्हीं पांच जो पैरामीटर्स इसके पहले से प्री डिटरमिन्ड है उनके ऊपर जज करूंगी और फिर उसके बाद उस इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दूंगी। तो जो पहला पैरामीटर जिस पे जज किया जाएगी वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, वो है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, TLR, टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, और इसका जो वेटेज है वो है 0.30। ये टोटल मिला के 1 होगा इसका एडिशन जब आप पांचों कैटेगरीज को करेंगे, तो 0.30 जो है वो इसका वेटेज है इस वाले पॉइंट का। और नाम क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। टीचिंग और लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के, वो कैसे हैं। अब मैं उन्हें कैसे मेजर करूंगी, मैं मेजर करूंगी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके इंस्टीट्यूट के वो डॉक्टरल प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं। फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है आपके यहाँ, कितने टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है। आइडियली इट शुड बी 1:20 या 1:30, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में क्या फॉलो हो रहा है मैं उस चीज़ को देखूंगी। अगर आपने 60 या 80 का बैच बना रखा है तो ऑफकोर्स आपकी टीचिंग जो है वो डाइल्यूट होगी, किसी ना किसी तरह से वो स्टैंडर्ड जो है वो डिसेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपने टीचर फैकल्टी स्टूडेंट रेशो में जो है वो बिठा रखे हैं। तो मैं ये देखूंगी कि परमानेंट फैकल्टीज कितनी है और स्टूडेंट और बच्चों का जो रेशो है टीचर का वो क्या है। इसके अलावा मैं देखूंगी कंबाइंड मीट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD और इक्विवेलेंट और एक्सपीरियंस। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजकल जब आपके लिए एडवर्टाइजमेंट निकलता है यूनिवर्सिटीज के लिए तो आपसे पूछा जाता है कि आपने मास्टर्स के साथ साथ PhD की हुई है या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है, MPhil, या फिर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। कंबाइंड मैट्रिक का मतलब होता है बेटा रेशो। तो कंबाइंड रेशो देखा जाएगा कि आपकी जो फैकल्टी है जो आपने अपॉइंट की है वो उसमें से कितने लोग PhD हैं या फिर कितने रेलेवेंट वर्क एक्स के साथ जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगा और वो अल्टीमेटली NIRF रैंकिंग आपकी इंप्रूव करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो किस कॉलेज में PhD वाले एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर्स हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंस रखेगा इस पॉइंट के अंदर। एंड फाइनली देखो फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। आपके फिनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी जो फंडिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो भी इस पॉइंट में कंसिडर किया जाता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं ग्रेजुएशन आउटकम। मैं इसका परसेंटेज लिख देती हूँ 0.20, उसका 0.30 था, इसका 0.20 है। ग्रेजुएशन के आउटकम्स, अब आपने अच्छी फैकल्टी रखी हुई है, अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अच्छी रिसर्च में भी काफ़ी बच्चे हैं, तो ग्रेजुएशन आउटकम्स का मतलब क्या हो गया कि अब आपके जो बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं उनका प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, उसके बाद की परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है रैंकिंग में ऊपर का जो प्लेस है उसको होल्ड करने के लिए। इसके अलावा मीडियन सैलरी, जो बच्चे अपॉइंट हो रहे हैं या रिक्रूट हो रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है, एवरेज सैलरी का रेशो क्या है। इसके अलावा PhD स्टूडेंट्स फाइनली एनरोल नहीं, फाइनली कितने ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका नंबर, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ग्रेजुएशन करने के बाद आउटकम क्या निकल रहा है, कहाँ वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कितनी उनकी सैलरी है, कितने लोगों ने PhD फिनिश कर लिया है, ये सारी चीजें जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं ग्रेजुएशन आउटकम्स की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, और इसका जो रेशो है वो है 0.30 का। रिसर्च एंड प्रोफेशनल, आप रिसर्च और इनोवेशन को लेकर कितने प्रोफेशनल हैं, कितना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो पर्टिकुलरिटीज हैं देखिए उनके नाम क्या है, सॉरी, कि आपके कंबाइंड रेशो क्या है आपकी पब्लिकेशंस का, आपके रिसर्च आर्टिकल्स कितने पब्लिश हो रहे हैं, कितने जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, कितने पब्लिश हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है,
ऐसा तो नहीं है कि वो सब स्टैंडर्ड जर्नल्स हैं। इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, आपने रिसर्च में पढ़ा होगा। इम्पैक्ट फैक्टर कैसा है, जी इंडेक्स कैसा है, एच इंडेक्स कैसा है, कितने लोगों को साइटेशंस मिली हैं, कितने लोगों ने उन आर्टिकल्स को, पब्लिकेशन को पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करेंगे, वो आपकी जज करेंगे रैंकिंग देने से पहले। यही देखो, ये लिखा है कितने आर्टिकल्स पब्लिश्ड और ग्रांटेड हैं, किनको पेटेंट्स मिला है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च से रिलेटेड जो है वो आपकी थर्ड पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट बहुत बहुत मैम सबको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही है क्योंकि ये टॉपिक एज अ होल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है कि देखो, जो आप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में बैचलर प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स जो हैं, यही होते हैं तीनों हायर एजुकेशन में। ये आप जो ये आप जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितनी विमेन कैंडिडेट्स हैं, आपने क्या इसकी रीच बढ़ाई है अपने प्रोग्राम की, कितने लोगों तक आपने प्रोग्राम पहुंचाए। इंक्लूसिविटी का मतलब है स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सोशली चैलेंज, इकोनॉमिकली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज, इन बच्चों को क्या आपने उस प्रोग्राम में एनरोल किया है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सबको लेके चलना, कोई भी पीछे ना छूटे। और एजुकेशन का एक मिशन है, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सबको इन्वॉल्व कीजिए, किसी भी बायस को फॉलो ना कीजिए। चाहे फिजिकल बच्चा चैलेंज्ड है, उसको कोई कमी है, या सोशल और इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है, तो वो आपने उनमें से कितने बच्चों को अपने प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, तो वो जो है वो पॉइंट ये देगा आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, कितने जो बच्चे हैं वो बाहर के स्टेट से आपने अपने यहाँ एडमिशन दिया है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के लिए। परसेंटेजेस 0.10 ये इसका परसेंटेज होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इसका है परसेप्शन का। परसेप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, परसेप्शन का मतलब होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को लेकर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, या आपके एम्प्लॉयज हैं, या और आपके एकेडमिक पीयर्स हैं, या आपके साथ के और एजुकेशन के लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनका पर्सपेक्टिव आपकी यूनिवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन को लेकर क्या है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया, उनका जो क्या है पर्सपेक्टिव, उनका पर्सपेक्टिव क्या है आपके इंस्टीट्यूट को लेकर, आपकी इमेज क्या है। अगर मैं इसको और इजी करके बोलूं कि आपके इंस्टीट्यूट की इमेज क्या है बाहरी लोगों के ऊपर और आपसे एसोसिएटेड लोगों को, तो वो भी इस चीज को डिफाइन करेगा। अगेन परसेंटेजेस 0.10। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको जिस तरह से बाइफर्केशन बताया है, 0.20, 0.30, 0.10, 0.10 और एक और जो था वो था 0.30। तो ये सब मिलके 1 हो जाता है। तो ये इन्होंने जनरली इसको परसेंटेज में कैटेगराइज किया है, आप 100 से भी उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये इसका रेशियो रहता है इन सारे ही रैंकिंग पैरामीटर्स का। तो ये 5 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एटलीस्ट नेम्स, उनके नाम इंपॉर्टेंट हैं कि NIRF किन 5 कैटेगरीज के बेसिस पे किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को रैंक करता है। आते हैं अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो जो ये NIRF रैंकिंग है 2019 की, ये आपको याद करनी है बेटा। और इसमें जो 7-8 कैटेगरीज हैं, हम उसके कॉलेजेस देखेंगे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। एटलीस्ट जो बच्चे इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर पाते, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टॉप 2 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो आप एटलीस्ट याद कीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कैटेगरी फर्स्ट है। इसमें देखो IIT मद्रास। IIT मद्रास आपके लिए इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि कई कैटेगरीज में नंबर 1 चल रही है। तो ये IIT मद्रास तो आपको याद करना ही करना है। नाम से पता चल रहा है कि ये सारे IITs कहाँ हैं, इसलिए मैं सिटीज नहीं लिख रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड होल्ड कौन कर रहा है, दिल्ली, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे, खड़गपुर एंड कानपुर। तो जो टॉप 2 है ये IIT मद्रास एंड दिल्ली, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 2 पे चल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें कॉलेजेस की भी कैटेगरी है और यूनिवर्सिटी की भी कैटेगरी है और ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस की भी कैटेगरी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्विकली आप टिक कर दो कि मुझे याद है कि ये वाला था। ध्यान से पढ़ना उसको 2 बार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्या पूछा है, यूनिवर्सिटीज के कंटेक्स्ट में, ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के कंटेक्स्ट में, या फिर कॉलेजेस पूछे हैं आपसे। अभी तक हमने इन तीनों में से कोई कैटेगरी नहीं पढ़ी है, हमने सिर्फ इंजीनियरिंग की कैटेगरी पढ़ी है। तो यूनिवर्सिटीज में IISc,
बैंगलोर। कहाँ है ये? IISc जो बैंगलोर है वो क्या है? नंबर 1 पे है। उसके बाद आपकी JNU यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वो नंबर 2 पे, BHU एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड कैलकाटा ये 3, 4, 5 पोजीशन पे है। तो ये 2 दिल्ली एंड IISc बैंगलोर, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड, ये देखो कॉलेजेस की कैटेगरी आ गई। कॉलेजेस में भी टॉप 5 वो रिलीज करती है अपनी लिस्ट में कि टॉप 5 में कौन है। सबसे पहले कौन सा है? मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस कहाँ पर है? दिल्ली में। हिंदू कॉलेज अगेन दिल्ली। तो दिल्ली के ही टॉप 2 कॉलेजेस जो हैं वो नंबर 1 और 2 पे हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज इज इन चेन्नई, ये नंबर 3 पे है। सेंट स्टीफन कॉलेज अगेन इट इज इन दिल्ली एंड लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन अगेन दिल्ली। सो 5 में से 4 कॉलेजेस जो टॉप 5 में है वो दिल्ली में है, और एक कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज जो लिस्ट में है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। हमेशा ये ध्यान रखना कि जो टॉप 1, 2, 3 वाले होते हैं वही जनरली अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये इसीलिए 1, 2, 3 के नाम पता होने चाहिए। अगर 2020 की भी आएगी और गलती से अगर हिंदू कॉलेज बन जाता है नंबर 1, तो भी आपको वो एटलीस्ट आपको विजिबिलिटी में होगा कि हाँ ये टॉप 2 में चल रहा था, तो ये इसका आंसर हो सकता है। मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। IIM अहमदाबाद जनरली आंसर टिक कर देते हैं बच्चे, वो नहीं है। इट इज IIM बैंगलोर। प्लीज रिमेंबर इट इज IIM बैंगलोर विच इज एट नंबर 1 पोजीशन, और नंबर 2 पे IIM अहमदाबाद फॉलोड बाय कैलकाटा, लखनऊ एंड इंदौर। इंदौर देखिए नंबर 5 पे आ गया है, बहुत इन कंपेरेटिवली नया IIM है फिर भी, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो भी टॉप 5 में है। फार्मेसी अगली कैटेगरी क्या है? फार्मेसी। तो उसमें देखो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दिल्ली। पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे है। फार्मेसी में जामिया और पंजाब ये 2 ऊपर हैं। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये वाला इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है? ये है आपका मोहाली में, मोहाली पंजाब में है ये। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इज इन मुंबई। This institute is in Mumbai. You can write it down ये places भी। and BITS ये आपने सबने सुना होगा पिलानी में। BITS कहाँ है आपका? पिलानी में है। तो फार्मेसी में नंबर 1 और 2 में कौन चल रहा है? जामिया हमदर्द और पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है। I'll just write here चंडीगढ़। तो इस तरह से आप टॉप 2 याद रखिए इनके। फिर उसके बाद देखो लॉ यूनिवर्सिटी। लॉ के कंटेक्स्ट में कौन कौन सा फर्स्ट चल रहा है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एंड इट इज इन बेंगलुरु। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगेन न्यू दिल्ली में है। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ इज इन हैदराबाद। IIT खड़गपुर सबको पता है कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। एंड द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर जुडिशियल साइंसेस ये कैलकाटा में है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं लॉ के कंटेक्स्ट में। टॉप 2 कहाँ पर है? बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। आर्किटेक्चर बच्चे जनरली IIT रुड़की जो है उसको टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा IIT खड़गपुर जो है वो नंबर 1 प्लेस पे है एंड IIT रुड़की कम्स ऑन दी सेकंड प्लेस। ये सेकंड प्लेस पे आएगा IIT रुड़की। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट ये 3rd नंबर पर है केरला में। और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ये आप न्यू दिल्ली में बच्चों ने सुना होगा। एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के ये टॉप 5 हैं। खड़गपुर एंड रुड़की ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, आप सबने सुना भी होगा। एम्स जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है 2019 की रैंकिंग के हिसाब से। PGI जो है चंडीगढ़ में है वो 2nd पोजीशन पे। क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ये 3rd पोजीशन पे है। एंड संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पर है? ये लखनऊ 4th नंबर पे। एंड अमृता इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ये कहाँ पर है आपका? कोच्चि। ये कोच्चि वाला जो एक अमृता इंस्टीट्यूट बॉम्बे में भी है वो वाले की बात नहीं हो रही है। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ये जो बात हो रही है कोच्चि की हो रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये टॉप 5 थे। 5 नहीं भी याद होते हैं तो 2 आपको जरूर पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरऑल रैंकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा ओवरऑल रैंकिंग के अंडर टॉप 5 या टॉप 1 जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। तो यहाँ पर वो नाम आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था। ओवरऑल कैटेगरी में भी IIT मद्रास इज एट द फर्स्ट पोजिशन। ये फर्स्ट पोजिशन पे IIT मद्रास फॉलोड बाय IISc बैंगलोर।
ये जो IISc बैंगलोर है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये नंबर 2 पोजीशन पे है और थर्ड इज IIT दिल्ली फॉलोड बाय बॉम्बे एंड खड़गपुर। तो ये 5 जो हैं ये ओवरऑल रैंकिंग में इंस्टीट्यूट आते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास क्लोज करने से पहले। देखो बेटा, एक ये मैंने आपको NIRF रैंकिंग पढ़ाई है, एक और मैं आपको बोनस चीज़ बता रही हूँ इसमें, अगर डिटेल क्लास नहीं भी होती है इसकी, एक और रैंकिंग है जो हमारे यहाँ पॉपुलर है, दैट इज ARIIA रैंकिंग, और ये मैं आपसे 2019 की ही डिस्कस कर रही हूँ। आयरा रैंकिंग जिसको बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म प्लीज लिख लीजिए क्या है, आई राइट इन कैप्स, इट इज अटल रैंकिंग, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर है ये, इसको उनको उनके नाम से इसको यूज किया गया है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस Atal ranking of institutions on innovation. Catchword is innovation. Innovation and नहीं है, innovation achievements. तो इसको लिख लीजिए, एक तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन के फील्ड में हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं वो इनोवेशन और इनोवेशन प्लस ई-शिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ई-शिप जो है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है, वही नई चीजें जो आप इनोवेट कर रहे हैं उस फील्ड में जो इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म कर रहे हैं ज्यादा अच्छा, उनके लिए अटल रैंकिंग जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। और इसमें 2019 के हिसाब से 2 यूनिवर्सिटीज के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आई जस्ट इरेज यहाँ पे थोड़ा सा, एंड आई विल टेल यू दोनों इंस्टीट्यूट के नाम क्या हैं, क्योंकि उतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, पब्लिक कैटेगरी, पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, आई राइट, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो नंबर 1 आयरा के कंटेक्स्ट में, अटल रैंकिंग के कंटेक्स्ट में जो इंस्टीट्यूट है पब्लिक सेक्टर में, इट इज अगेन भाई IIT मद्रास। मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT मद्रास पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 है, और प्राइवेट में VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कैटेगरी में पूछ सकता है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट कैटेगरी में नंबर 1 है। अब ये जो रैंकिंग है ये मैंने आपको बताया, जो इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन और ई-शिप में अच्छा कर रहे हैं और उन्हें जज किया जाता है वही सारी चीजों के ऊपर, जैसे कि इसको लेकर, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर आपका बजट कैसा है इंस्टीट्यूशन का, आपकी फैसिलिटीज कैसी हैं, आप कितना कमर्शियलाइज कर रहे हैं जो आपने सोचा है उसे, कितना अवेयरनेस है, कितने गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर लर्निंग मेथड्स आपके कैसे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे अटल रैंकिंग की जाती है। और आपके लिए अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 पे चल रही है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो यही था आज के लेक्चर में। आप एक बार लेक्चर को दोबारा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आई एम श्योर ये टॉपिक आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।